नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोलकाता बलात्कार कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में देरी से लेकर अस्पताल पर हुए हमले को लेकर कई सवाल पूछे। साथ ही एक नेशनल टास्क फोर्स भी बना दिया जिसका काम होगा उन समस्याओं को देखना जिनकी वजहों से डॉक्टरों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। एक तरफ राज्य सरकार को फटकार मिली है तो दूसरी तरफ देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों के काम करने की स्थिति को बेहतर करने के लिए कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एफआईआर में देरी हुई? 9 अगस्त शुक्रवार की सुबह ही घटना का पता चल गया था, लेकिन एफआईआर रात 11:15 बजे क्यों हुई? परिवार को 3 घंटे की देरी से पीड़िता का शव क्यों दिखाया गया? पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने इन सवालों के जवाब दिए और कहा कि राज्य सरकार फिर से इन सभी सवालों के जवाब अदालत के सामने ऑन रिकॉर्ड रखेगी। एफआईआर में देरी के सवाल पर अभी तक जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन कोर्ट के सवालों से लगा वह भी उन सवालों की तह तक जाना चाहता है जिन्हें लेकर जनता नाराज है और उद्वेलित है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अस्पताल के अधिकारी या बोर्ड ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई, इतनी देरी क्यों हुई? कपिल सिब्बल कहते रहे एफआईआर में देरी नहीं हुई। कोर्ट की नाराजगी कॉलेज के उस समय के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर भी दिखी। इसके अलावा कोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट जाएं, इससे मरीजों को नुकसान हो रहा है। क्या डॉक्टर अपनी हड़ताल वापस लेंगे? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 22 अगस्त को सीबीआई अदालत को स्टेटस रिपोर्ट देगी, बताएगी कि जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है। इसी दिन राज्य सरकार को भी बताना है कि अस्पताल पर जो हमला हुआ कैसे हुआ और इस मामले में कार्रवाई की क्या प्रगति है। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। अदालत की इस सुनवाई से साफ हो गया कि अब यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने लगा है। तभी सीबीआई से जांच की प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 3 दिन बाद जब इसकी सुनवाई होगी तब राज्य सरकार और सीबीआई की दलीलों पर तथ्यात्मक मुहर लग जाएगी कि अब तक दोनों ने जो कहा है कितना अंतर है और कितनी समानता है। और इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी 23 अगस्त को कि अभी तक ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जो कुछ भी कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मगर सबसे पहले यह याद रखना होगा 8 अगस्त को पीड़िता नाइट ड्यूटी पर थी। 9 अगस्त की सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच बलात्कार और हत्या की घटना होती है। 9:30 बजे सुबह यानी 9 अगस्त को उनके मृत पाए जाने की सूचना मिलती है। प्रिंसिपल को 9:45 बजे सुबह के करीब सूचना दी जाती है। यह सब 9 अगस्त शुक्रवार की सुबह की घटना बता रहा हूँ। उसी दिन यानी शुक्रवार को टाला पुलिस थाने में सूचना देने के बाद कुछ समय के भीतर पुलिस कमिश्नर और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। दोपहर 12 बजे से अप्राकृतिक मामला दर्ज कर जांच शुरू हो जाती है। इसमें फोरेंसिक टीम और होमिसाइड शाखा की टीम भी जुड़ जाती है जो कि ऐसे मामलों में होती ही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल के बीच कई सवाल जवाब हुए। हमारे लिए हर शब्द को सही सही सुन पाना थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन अप्राकृतिक मौत और उसके बाद हत्या के मामले को दर्ज करने को लेकर जो सवाल जवाब हुए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। और इसी सवाल पर पुलिस कमिश्नर ने 16 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था वह भी सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, सुबह सुबह अपराध का पता चलने के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। माता पिता को कुछ घंटों तक शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। जवाब में कपिल सिब्बल कहते हैं यह गलत जानकारी है, राज्य सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखेगा। फिर चीफ जस्टिस पूछते हैं एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कपिल सिब्बल कहते हैं
अप्राकृतिक मौत का मामला तुरंत दर्ज किया गया था। रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस फिर पूछते हैं, ऐसी कोई एफआईआर नहीं थी जिसमें साफ साफ हत्या लिखा हो। तब कपिल सिब्बल कहते हैं, हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वह सिविक वर्कर है। मैं क्राइम रिपोर्टर कभी नहीं रहा, लेकिन जो पत्रकार लगातार क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं वही बेहतर बता सकते हैं कि पहले क्या दर्ज किया जाता है। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज होता है या सीधे ही हत्या या बलात्कार का मामला दर्ज कर दिया जाता है। जो भी है, इसके बारे में सारे देश में एक ही प्रक्रिया होगी। अदालत को इसका जवाब हासिल करने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। 16 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने बताया था, हत्या के सभी मामले में सबसे पहले अप्राकृतिक मौत का ही मामला दर्ज होता है। उसके बाद आरंभिक जांच के नतीजों के आधार पर हत्या और बलात्कार का मामला दर्ज होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट होगा? 23 अगस्त की सुनवाई के दौरान यह और स्पष्ट होगा। लेकिन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस सवाल का जवाब जो ऑन रिकॉर्ड रखा है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। यह वीडियो कोलकाता पुलिस के फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। You know how the investigation happens. The UD case is a natural process, but is a unnatural death. When there is immediately you have to present first. The pest and pesticide by the UD case. So I don't see why it is being spread that by starting a UD case, we wanted to hush up the matter and make it look like a suicide case. Road traffic accident, snake bite, murder, because you can ask anyone, not just in Bengal, not just in Calcutta, Bengal police, anywhere in the state. Because murder is also, there is a 174 CRPC section of law, there is a transportation section, that is taken action. So there is no action now. It's logical and it's also a practice that you take complaints from the family. They might have something to say as far as this thing. So the complaint was taken from the family. The case to start it. The UD case does not deal in investigation. पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने जो भी कहा उसे अदालत के सामने भी टिकना होगा। कानूनी प्रक्रिया की बारीकियों की कम समझ के कारण अफवाहें उड़ी कि अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज इसलिए किया गया ताकि केस पर पर्दा डाला जा सके। हो सकता है इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर तमाम जवाब हासिल करना चाहता हो ताकि नागरिकों के हित में, व्यापक जनहित में इन अफवाहों को, आशंकाओं को सही तरीके से खारिज किया जा सके। जब किसी केस में मृतक की पहचान होती है तब उस केस में पुलिस परिवार का ही इंतजार करती है कि वह एफआईआर करे, ऐसा क्राइम रिपोर्टरों का मानना है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का कहना है, अप्राकृतिक मौत, अननेचुरल डेथ, जिसे संक्षेप में यूडी कहते हैं, दर्ज करने का यह मतलब कतई नहीं कि पुलिस ने देरी कर दी। एफआईआर में देरी को लेकर यही एकमात्र सवाल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी कई सवाल थे, खासकर एफआईआर 9 अगस्त की रात 11:15 बजे क्यों हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पूछते हैं, शव का पोस्टमार्टम दोपहर 1:45 से लेकर 4 बजे के बीच किया गया। शव को अंतिम संस्कार के लिए रात करीब 8:30 बजे माता पिता को सौंप दिया गया। एफआईआर रात 11:15 बजे ही दर्ज हुई। ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि यह एक डॉक्टर की हत्या का मामला है और एफआईआर रात 11:15 बजे दर्ज हुई। अस्पताल का बोर्ड, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या पोस्टमार्टम से यह पता नहीं चलता कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या हुई? प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? पहले इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास क्यों किया गया? चीफ जस्टिस पूछते हैं, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? माता पिता को शव देरी से दिया गया, इतना गंभीर अपराध हुआ, अस्पताल के भीतर अपराध हुआ है, पुलिस क्या कर रही थी? अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों को घुसने दिया कैसे? चीफ जस्टिस पूछते हैं कि इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरी जगह प्रिंसिपल के पद पर तैनात कर दिया गया। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला पूछते हैं,
एफआईआर किसने दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराने का समय क्या है। तब पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई रात 11:15 बजे 11:45 पर। उसके बाद अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई। चीफ जस्टिस कहते हैं अंतिम संस्कार के लिए शव कब सौंपा गया। कपिल सिब्बल कहते हैं रात 8:30 बजे। फिर चीफ जस्टिस पूछते हैं शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर कराई गई। कपिल सिब्बल कहते हैं तुरंत ही अप्राकृतिक मौत का मामला शुरू हो गया। हमने बोर्ड बनाया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से मौजूद रहने के लिए कहा। तब चीफ जस्टिस कहते हैं माता पिता तो अस्पताल में नहीं थे, यह तो अस्पताल की ड्यूटी थी कि एफआईआर कराए। इस पर सॉलिसिटर जनरल कहते हैं हम एक डॉक्टर के साथ बलात्कार के मामले को डील कर रहे हैं। इसमें शामिल न सिर्फ यौन रूप से विक्षिप्त था बल्कि जानवर के जैसा था। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। 3 घंटे तक माता पिता इंतजार करते रहे। कपिल सिब्बल कहते हैं यही समस्या है। हमने शव परिवार को सौंप दिया। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई 11:15 बजे। उन्होंने कहा वे सदमे में हैं, आप जैसा करना चाहें कीजिए। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा, हमने वैसा ही किया। सब कुछ वीडियोग्राफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से यही जानना चाह रहा था कि एफआईआर होने में इतनी देर क्यों लगी। हमने कई मीडिया रिपोर्ट देखे और खोजना चाहा कि परिवार को शव दिखाने के मामले में क्या क्या रिपोर्टिंग हुई है। 22 अगस्त को जब सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, उम्मीद है इस बारे में स्थिति और साफ होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास इस सवाल के क्या जवाब हैं कि परिवार के लोगों को शव दिखाने में 3 घंटे की देरी क्यों हुई। पुलिस का कहना है उस वक्त फोरेंसिक जांच शुरू हो गई थी। फोरेंसिक जांच रोककर मृतक का शव परिवार को नहीं दिखाया जा सकता था। यह सब क्राइम रिपोर्टर का कहना है जो उन्होंने पुलिस से बातचीत में जानकारी हासिल की है। खैर, जिस मुस्तैदी से कोर्ट ने यह सवाल पूछा है, उम्मीद करनी चाहिए जवाब ठोस आएगा और अदालत के साथ साथ जनता भी इससे संतुष्ट होगी। यह वीडियो 10 अगस्त का बिल्कुल नहीं है, मगर आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का ही है। जैसे ही खबर मिली कि साथी की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया। वे भी सदमे में आ गए, आंदोलन पर चले गए। पोस्टमार्टम को लेकर अलग अलग राय बन गई। एक गुट ने कहा हम शव को नहीं ले जाने देंगे। यह सब हुआ और देरी इस वजह से भी हुई होगी। किसी ने कहा हमारे सामने जांच हो और हमसे सबूत साझा किए जाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाए जाएं। जाहिर सी बात है घटना इतनी बड़ी थी कि राज्य की पुलिस से जूनियर डॉक्टरों का विश्वास उठ गया होगा। फिर भी पुलिस ने किसी तरह वीडियोग्राफी कराई। अब यह वीडियो सीबीआई के पास है, उसी से पता चलेगा वीडियोग्राफी के वक्त कौन कौन मौजूद था, क्या सबूत मिटाने के प्रयास हुए। पोस्टमार्टम होते होते 4 साढ़े 4 बज ही गए। परिवार को 8:30 बजे शव सौंपा गया क्योंकि अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था और जूनियर डॉक्टर अपनी जगह गलत नहीं थे। वे इंसाफ चाहते थे और चाहते थे कि सब कुछ उनके ही सामने हो। 20 अगस्त को कपिल सिब्बल ने यही वजह बताई कि परिवार सदमे में था, इसलिए एफआईआर 11:15 बजे रात के वक्त हुई। इस सवाल का जवाब लेकिन फिर भी नहीं मिला। एफआईआर किसे पहले दर्ज करानी चाहिए थी, अस्पताल को या परिवार को या दोनों को। 2 दिन की ही बात है। 23 अगस्त को जब दोबारा सुनवाई होगी इसका जवाब मिल जाना चाहिए। 16 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनीत गोयल ने जो कहा उसे आप सुन सकते हैं। The case is started, inquest has been done, postmortem has been requested, the judicial magistrate has been brought in, videography has been done, FSL screen has come, entire videography, all evidence collected under videography, presence of parents, presence of family members and students. Anybody judicial magistrate, everybody is present. Yes. Why? Where is the flaw in us or our intent that we want to passion to match? If there is a 3-member team which is doing the postmortem, Yeah. then which is unethical. So, We spot CBI at this point of time. Entire videography is ended. They can have a look at it. क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट होगा कि रात 11:15 बजे एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि परिवार के लोग काफी सदमे में थे और तुरंत एफआईआर के लिए नहीं जा सके? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी
कि अस्पताल की तरफ से एफआईआर बाद में क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला के सवालों से लग रहा था अदालत एफआईआर के समय को लेकर सटीक और स्पष्ट उत्तर चाहती है। चीफ जस्टिस के इन सवालों से साफ हो गया कि आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर सही थे। जूनियर डॉक्टरों ने शुरू से कहा कि सारे मामले में प्रिंसिपल ने देरी की और उसके ऊपर इस प्रिंसिपल को जब हटाया गया तो एक और कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। प्रिंसिपल संदीप घोष से CBI भी पूछताछ कर रही है और अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी इनके दौर में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक SIT बना दी है, मगर राज्य सरकार ने यह सब काफी देर से किया। प्रिंसिपल नाराजगी का बड़ा कारण बन गया है। ट्रांसफर के बाद पोस्टिंग से यह संदेश गया कि राजनीतिक रूप से बचाया जा रहा है। इस प्रिंसिपल को लेकर अस्पताल के भीतर दो तरह के गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा की भी चर्चा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। यह भी इस सवाल पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने सुसाइड क्यों कहा, जबकि प्रिंसिपल ने इससे इनकार किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी इनकी भूमिका से संतुष्ट नहीं। कोर्ट ने जानना चाहा है कि प्रिंसिपल पद से हटाए गए तो किसी और कॉलेज में प्रिंसिपल क्यों बनाए गए। प्रिंसिपल को लेकर जो कुछ भी हुआ, यह इस पूरे मामले में ममता सरकार की सबसे कमजोर कड़ी है। अब राज्य सरकार ने SIT की जांच बिठा दी, मगर अब देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर ज्यादा सवाल अस्पताल में हमले को लेकर उठाए। इस लापरवाही या चूक के सवाल पर राज्य सरकार को बचाना और भी मुश्किल हो गया है। 22 अगस्त तक इस मामले में राज्य सरकार को पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 अगस्त की रात जब अस्पताल पर हमला हुआ, तब उस वक्त करीब 7,000 लोग आए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए और इतनी देर तक पुलिस बल पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच सका। हम आपको याद दिला दें, इस बारे में पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का बयान छपा है कि उनसे समझने में चूक हुई, ऐसी चूक हो जाती है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन कोर्ट के सवालों से साफ है कि यह जवाब काफी नहीं ठहरेगा। 14 अगस्त की रात आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में गुंडे घुसाए, जमकर तोड़फोड़ की। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज और सख्त। चीफ जस्टिस ने पूछा, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को सबसे पहले घटना स्थल को सुरक्षित करना चाहिए था। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि अधिकारी तोड़फोड़ से कैसे नहीं निपट पाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पुलिस की जानकारी और मिलीभगत के बिना 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। मेहता ने यह भी कहा कि इस मुद्दे की जड़ यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस DIG के अधीन काम कर रही है, जो खुद कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। मेहता के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है कि कोलकाता में पुलिस कमिश्नर होते हैं जो DIG के अधीन नहीं होते। सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर या DIG को हटाने पर आज कुछ नहीं कहा। महिला डॉक्टरों की तरफ से पेश हो रही वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया, 14 की रात जब भीड़ अस्पताल में घुसी तो महिला छात्रावास पर भी हमला हुआ, उन्हें धमकियां दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस मौके से भाग गई। अपराजिता सिंह ने कोर्ट को सील बंद लिफाफा सौंपा। चीफ जस्टिस ने उन शिकायतों को पढ़ते हुए कहा, ये बड़े गंभीर आरोप हैं मिस्टर सिब्बल। पश्चिम बंगाल सरकार इससे अनभिज्ञ तो नहीं होगी कि आंदोलन में ऐसे तत्व घुस सकते हैं जो इसे बिगाड़ने की कोशिश करें। महिला डॉक्टरों को नाम लेकर धमकियां दी गई हैं। बोला गया है उनका भी वही हश्र होगा जो मृतका का हुआ। पुलिस मौके से भाग कैसे सकती है? यह कोई सामान्य शिकायत नहीं है। पुलिस आखिर क्या कर रही थी? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, पुलिस मौके से भाग गई, ऐसा कहना गलत होगा। 150 के करीब पुलिस मौके पर मौजूद थी। 7,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई। पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। जब तक एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई जाती, देर हो गई। वीडियो में कई लोगों की पहचान की गई है। 37 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोलकाता पुलिस को हटाकर CISF की तैनाती कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कपिल सिब्बल ने भी CISF की तैनाती पर ऐतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य
परिसर को सुरक्षित करना है। वहां डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी चिंता ईमेल के जरिए इस कोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक को भेजी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम डॉक्टर को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी किसी भी किस्म की चिंता को सुनने के लिए हम यहां मौजूद हैं। यानी अगर किसी भी डॉक्टर को असुरक्षा महसूस होती है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक को मेल कर सकती हैं। 18 अगस्त के टेलीग्राफ में मोनालिसा चौधरी की रिपोर्ट है कि अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ और हिंसा के संदर्भ में 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लगभग सभी का पुलिस के सामने यही बयान है कि वे मार्च में शामिल होने गए थे। कोलकाता पुलिस ने 7 लेफ्ट से जुड़े नेताओं को पूछताछ के लिए समन किया है, जिनमें सीपीएम के छात्र संगठन डीवाईएफआई की राज्य सचिव मीनाक्षी मुखर्जी शामिल हैं। कुछ वीडियो में कथित दंगाई सफेद रंग के झंडे उठाए दिख रहे हैं, जो सीपीएम के युवा संगठन डीवाईएफआई के झंडे जैसे लगते हैं। पुलिस ने सौम्यदीप मनीष, सौरभ डे, शुभदीप कुंडू को प्रदर्शन और तोड़फोड़ के समय की तस्वीरें, वीडियो से हुई पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया है। डीवाईएफआई की राज्य सचिव मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा है कि हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते, मगर हम जांच में सहयोग करेंगे। हम लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। अभी तक पुलिस से नोटिस नहीं मिलेगा तब जवाब दिया जाएगा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो एक पहलू है, लेकिन बड़ा पहलू है हमला हुआ कैसे, सुरक्षा वहां क्यों नहीं थी। 17 अगस्त के टेलीग्राफ में मोनालिसा चौधरी की रिपोर्ट में पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के बयान हैं, जिसमें उन्होंने माना है कि उस रात हमसे आकलन में चूक हो गई। हमारी फोर्स पूरे शहर में फैली हुई थी। उस रात बहुत सारी महिलाएं रिक्लेम द नाइट मार्च के चलते सड़कों पर थी। कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोग खुद ही जुट रहे थे। हम पूरे शहर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे थे। पुलिस को आदेश था कि वो परिस्थिति से पूरी संवेदनशीलता से निपटे। डीसी नॉर्थ अस्पताल पर मौजूद थे। उन्होंने और मौजूद फोर्स ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेड तोड़े गए और लोग अंदर आ गए और तोड़फोड़ की। 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें डीसी नॉर्थ डिवीजन अभिषेक गुप्ता भी शामिल हैं, जिन्हें कई चोटें आई हैं। उस दिन पुलिस के हाथ में हथियार या लाठी नहीं थी, क्योंकि अधिकतर जो लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आए थे वे महिलाएं और छात्र थे। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदर्शन को संभाल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और हॉस्पिटल पर हमला किया। हमला करने वाली भीड़ के पास लाठियां, आयरन रॉड और नुकीले हथियार थे। टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि हमले वाली रात डीसी नॉर्थ बेहोश थे और कुछ देर तक उन्हें खोजा नहीं जा सका। मिलने के बाद उन्होंने कई दफा उल्टियां की। माणिकतला थाने के अफसर इंचार्ज देबाशीष दत्ता के सर से खून निकल रहा था और उनकी यूनिफॉर्म पर खून ही खून था। तब भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि पुलिस बल कोलकाता भर में फैला था और 7,000 लोग अस्पताल तक आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर गंभीर चिंता जताई है कि मीडिया में चारों तरफ पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो फैला हुआ है। हमने आपको पहले के दोनों वीडियो में यही बताया था। ऐसे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। निपुण सक्सेना केस का हवाला आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बलात्कार और आत्महत्या के मामले में कैसे रिपोर्टिंग की जाए, पहचान आप उजागर कर सकते हैं या नहीं, जांच से जुड़ी किन बातों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, यह सब कुछ दिशा निर्देश है इस पर। फिर भी कई लोग जांच और जांच की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को वायरल कर रहे थे। बाद में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई जरूर की, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा पुलिस के आने के पहले ही पीड़िता की तस्वीरें ली जा चुकी थीं। यह भी एक तरह से अस्पताल प्रशासन की ही नाकामी है कि फोटो लेकर लोग जा चुके थे। सीजेआई ने राज्य से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले और सोशल मीडिया में बोलने वाले लोगों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का भी आग्रह किया। कहा कि हमें उनके साथ बहुत संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। यह राष्ट्रीय स्तर पर विवेचन का क्षण है। सिब्बल ने कहा मामले को लेकर मीडिया में बहुत सी गलत सूचनाएं फैल रही हैं और राज्य केवल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। राजनीति से अलग इस बात की दाद देनी होगी कि कोलकाता में सभी वर्गों के लोगों ने
पीड़िता के इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया। इन्हें किसी पार्टी की तरफ से देखना किसी के लिए भी गलती हो सकती है। लोगों का यह गुस्सा गैर राजनीतिक है, लेकिन निश्चित रूप से ममता बनर्जी सरकार की भूमिका को लेकर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तब सोशल मीडिया में काफी आलोचना हुई कि अन्य जगहों पर भी इस तरह की हिंसा हुई है, बलात्कार के मामले हुए हैं, तब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। आज कोर्ट ने लगता है इस पर भी अपना पक्ष साफ किया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बताया कि क्यों कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह कोलकाता के अस्पताल में हुई किसी विशेष हत्या से संबंधित मामला नहीं है। यह पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थागत मुद्दों को उठाता है। सबसे पहले सुरक्षा के मामले में हम सार्वजनिक अस्पतालों में युवा डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की स्थिति के अभाव के बारे में बहुत चिंतित हैं, जो काम की प्रकृति और लिंग के कारण अधिक असुरक्षित हैं। इसलिए हमें राष्ट्रीय सहमति विकसित करनी चाहिए। काम की सुरक्षित स्थिति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर महिलाएं काम की जगह पर नहीं जा सकती, सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तो हम उन्हें समान अवसर से वंचित कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अभी कुछ करना होगा कि सुरक्षा की स्थिति लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा, उनके काम करने की स्थिति को बराबर से महत्व दिया और इस पर उपाय सुझाने के लिए टास्क फोर्स बना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कई उदाहरण हैं जब डॉक्टरों पर हमले हुए हैं, उन्हें हिंसा का खतरा रहता ही है, खासकर महिला डॉक्टरों को भी। इसलिए यह देश फिर से किसी ऐसी घटना का इंतजार नहीं कर सकता। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर की सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। दिल्ली में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों के इस आंदोलन में यही सारे तो सवाल हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जिसे आसानी से मीडिया ने पीछे धकेल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाइट ड्यूटी करने वाले मेडिकल पेशेवरों को आराम करने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं दिए जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ड्यूटी रूम नहीं है। इंटर्न, रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट से 36 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है, जहां अक्सर स्वच्छता और सफाई की बुनियादी स्थितियां नहीं होती। अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की कमी अपवाद से कहीं अधिक आम बात है। मेडिकल देखभाल पेशेवरों के पास पर्याप्त शौचालय की सुविधा नहीं है। मेडिकल पेशेवरों के ठहरने के स्थान अस्पतालों से दूर हैं। परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। अस्पतालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का ना होना या उनका ठीक से काम ना करना मुद्दा है। मरीजों और उपस्थित लोगों के लिए सभी जगहों पर बेरोक टोक पहुंच है। प्रवेश द्वार पर हथियारों की जांच का अभाव है। हुड़दंग करने वाले मरीजों को संभालने का काम डॉक्टरों पर भी छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने यह किसी एक राज्य के बारे में नहीं कहा, बल्कि पूरे देश के सरकारी अस्पतालों के बारे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश भर में डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों के लिए सुरक्षा की स्थिति की कमी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, पिछले साल तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में लिखकर जवाब दिया, सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग से कोई कानून बनाने का विचार त्याग दिया है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी जुलाई महीने में संसद में कहा, अभी लागू हुई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। इस सवाल को लेकर दिल्ली के डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर भी धरना दिया। उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों से भी बात हुई, पहले भी बात हो चुकी है। अब केंद्र सरकार भी इस सवाल से नहीं बच सकती। सरकार का जवाब है, भारतीय दंड संहिता में पर्याप्त प्रावधान है, लेकिन कोर्ट कुछ और चाहता है। हमने आपको दूसरे वीडियो में दिखाया था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर जो तैनात सुरक्षा कर्मी हैं वे प्राइवेट से लगते हैं। जब तक पुलिस की सुरक्षा नहीं होगी, इनकी संख्या का कोई मतलब नहीं। इस पर केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस पहल करनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, कोर्ट पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स बना रहा है, जिनमें कई डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टरों की यह मांग बहुत पुरानी है, हर बार सरकार टाल देती है। कोविड के समय भी डॉक्टरों पर काफी हमले हुए। अगर अस्पतालों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होती, प्राइवेट गार्ड की जगह पुलिस होती, तो शायद सुरक्षा कुछ और होती।
टास्क फोर्स को 2 महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी। 23 अगस्त का दिन इंतजार कीजिए। उम्मीद कीजिए कि सीबीआई अपनी जांच में कुछ ठोस उत्तर लेकर अदालत के सामने हाजिर होगी, जिससे डॉक्टरों में भरोसा पैदा हो कि पीड़िता को इंसाफ मिलने वाला है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।